हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम नई नई उपलब्धियां, नए नए मापदंड तय करते जा रहे हैं विकास के मार्ग पे, एट द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, वैसे वैसे इस विकास के साथ साथ एक नया संकट, एक नई समस्या भी जन्म ले रही है। वो है पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण जो है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उसमें कई नए समस्याएं जो है जन्म ले रही है। तो इन्हीं पर्यावरण समस्याओं में जो विकास के कारण हो रही है, उनमें एक सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम वैश्विक उष्णता या सार्वत्रिक उष्णता या वैश्विक तापन कहते हैं। तो यही वैश्विक तापन जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये आज हमारी चर्चा का विषय होगा। और आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। तो हम आज इसी वैश्विक उष्णता के अलग अलग पक्ष देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। दूसरा, हम देखेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से ये समस्या होती है। हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, इसके प्रभाव क्या है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, क्योंकि ये समस्या है। और फिर हम देखेंगे कि इसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसके क्या संभावित हल हो सकते हैं। तो ये हमारी आज का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, अर्थ तो बिल्कुल शब्द से ही स्पष्ट है। वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग की जो विकास के अलग अलग कार्य है, खासतौर पर जिस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, जिस तरह से गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, या जिस तरह से हम लोग पावर जनरेशन कर रहे हैं, बिजली की खपत बढ़ रही है, जैसे जैसे थर्मल पावर जनरेशन हो रहा है, वैसे वैसे जो है पृथ्वी का जो औसत तापमान है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, वो भी बढ़ता जा रहा है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज माउंटिंग, वो बढ़ता जा रहा है। और उसके कारण कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की पर्यावरणीय, कई प्रकार की पारिस्थितिकीय समस्याएं जो है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल सिस्टम, वो जनरेट हो रही है। और यही जो है वैश्विक उष्णता है। इसी को हम वैश्विक तापन कह रहे हैं। प्रश्न यह है कि इसका कारण क्या है। देखिए, वैश्विक तापन को समझने से पहले हमको एक छोटी सी चीज समझनी होगी, और वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित ग्रह प्रभाव हिंदी में कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। उसे जरा हम देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कई पहलू हैं, हम केवल एक प्रैक्टिकल पहलू समझ रहे हैं, और जो हमारे लिए ज़रूरी है केवल उतना ही समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ जो है वो सूर्य के आसपास घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये घूम रही है, ये तो अलग बात है, लेकिन पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, और जो ऊष्मा आ रही, हीट, both these light and heat over the earth are actually sourced by the sun। सूर्य से आ रहा है, और सूर्य से ये प्रकाश और जो ऊष्मा है ये आती है रेडिएशंस के माध्यम से, रेडिएशंस के रूप में, हिंदी में कहेंगे विकिरण के रूप में, विकिरण। इसके रूप में ये ऊष्मा जो है सूर्य से पृथ्वी तक आ रही है। अब पृथ्वी जो है, इसके आसपास गैसों का एक आवरण है। देयर इज एन एनवलप ऑफ गैसेस अराउंड सराउंडिंग द अर्थ। पृथ्वी के आसपास पूरा जो है एक आवरण सा बना हुआ है, एक कवर बना हुआ है, जिसमें कई प्रकार की गैसेस है। उसमें से कुछ गैसेस जो है वो क्या करती है कि उसमें से कुछ गैसेस ऐसी है जो इसको ट्रैप कर सकती है, जो ऊष्मा सूर्य से आ रही है। लेकिन चूंकि ऊष्मा सूर्य से जो आ रही है विकिरण के रूप में आ रही है, रेडिएशन के रूप में आ रही है, और हम पढ़ते हैं साइंस में इस तरह से कि रेडिएशंस जो है वो ऊष्मा का एक ऐसा ट्रांसफर है विच डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, जिसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब चूंकि मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये गैसेस उसको सूर्य से जब ऊष्मा पृथ्वी तक आती है तब तो रोक नहीं पाती है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि दिन के समय सूर्य जो है वो अपनी ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। द अर्थ जो है इट इज गेटिंग वार्म, धीरे धीरे गर्म हो रही है।
लेकिन जब सूर्य चला जाएगा रात को तो ये पृथ्वी फिर ठंडी होती है, इसलिए शाम और रात ठंडी हो जाती है। बिकॉज द अर्थ लूजेस इट्स हीट, पृथ्वी फिर अपनी ऊष्मा को खोती है। अब प्रश्न है कि पृथ्वी जब अपनी ऊष्मा को खोएगी तो जाएगी कहाँ ऊष्मा, हीट कहाँ जाएगी? तो हीट जो है वो वापस जाती है। लेकिन जब यह हीट एनवायरनमेंट से बाहर जाने की कोशिश करती है या इस वायुमंडल से बाहर जाती है, इस एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, तब जो है इसमें उपस्थित कुछ गैसेस जो है उसको ट्रैप कर देती है, उसमें बाधा बन जाती है। पूरी तरह से तो नहीं रोक पाती, लेकिन ये जो हीट सूर्य से आई है और उसके बाद रात को जब अर्थ अपनी हीट खोती है तो उस हीट को बाहर जाने से कुछ मात्रा में कुछ गैसेस उस हीट को रोक लेते हैं। कुछ हीट तो बाहर चली जाती है, कुछ हीट जो है बाहर चली जाती है। इसी को हम थर्मल बजट कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो नहीं कहते, थर्मल बजट कहते हैं, सॉरी। तो थर्मल बजट का मतलब ये कि सूर्य से जो ऊष्मा आई उसमें से कुछ रुक जाती है और कुछ चली जाती है। अब ये रुकती क्यों है? मैंने बताया ये रुकती है कुछ गैसेस के कारण, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ही कुछ गैसेस है, उसके कारण ये ऊष्मा रुक जाती है। इसके कारण अर्थ का एक निश्चित तापमान बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि सूर्य से जब ऊष्मा आई तो बहुत गर्म हो गए और जब सूर्य चले गया तो बहुत ठंडा हो गया, ऐसा नहीं हो पाता। बल्कि चूंकि ये हीट यहाँ पर ट्रैप कर ली गई है एटमॉस्फेयर में, इस कारण अर्थ का एक निश्चित तापमान बना रहता है। ध्यान रखिए कि यही जो प्रोसेस है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा पृथ्वी तक आ तो जाती है लेकिन बाहर जाते समय पूरी ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, उसमें से कुछ हीट, कुछ ऊष्मा ट्रैप कर ली जाती है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और उसके कारण पृथ्वी का तापमान एक निश्चित स्तर पर बना रहता है। अब आप इसको देखिए कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कुछ दृष्टि से तो पृथ्वी के लिए बड़ी लाभप्रद है। लाभप्रद यूं है कि इसके कारण पृथ्वी का तापमान एक निश्चित स्तर पर बना रहता है, एंड विच इज द बेसिक कॉज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कई ग्रहों पर यह प्रक्रिया नहीं होती है साहब। उस सूर्य की ऊष्मा जब आती है तो बहुत गर्म हो जाता है और सूर्य जब चले जाता है तो बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेनेट। उन ग्रहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बहुत अंतर होता है और इस कारण वहां जीवन नहीं होता। लेकिन पृथ्वी पर जीवन है तो उसका एक कारण यह है कि पृथ्वी के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बहुत अंतर नहीं है, और ये जो अच्छी चीज है इसका बेसिक कॉज है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। और जो इसको हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं हिंदी में, हरित ग्रह प्रभाव, और जिन गैसेस के कारण होता है उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, हरित ग्रह गैसेस कहते हैं। इसमें कई गैसेस हैं, पर बीच में क्या हुआ था कि क्योटो में एक सम्मेलन हुआ था जापान में 1997 में। वहाँ उस सम्मेलन में कुछ गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया था कि दीज आर द मेन गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, CH4 बोलते हैं जिसको, इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें एक HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसमें एक परफ्लोरोकार्बन भी होता है। ऐसी कुछ गैसेस, ये 6 गैसेस क्योटो प्रोटोकॉल में, बाकी कुछ और गैसेस भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन को भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग वाटर वेपर को भी मानते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तब जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में इन गैसेस की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। एज द डेंसिटी ऑफ दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मीथेन बढ़ रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बढ़ रहा है, इन गैसेस की डेंसिटी, इन गैसेस की मात्रा, अमाउंट बढ़ रहा है, इनका इमिशन बढ़ रहा है, इनका उत्सर्जन बढ़ रहा है, और उसके कारण जो है यहाँ ये गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, इनका घनत्व बढ़ रहा है, और उसके कारण ये क्रिया बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे ये क्रिया बढ़ती जाएगी उसके कारण पृथ्वी से बाहर जाने वाली हीट
रुकती जाएगी और उसके कारण अल्टीमेटली पृथ्वी का तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है, और उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन का बढ़ना। हमारे यहाँ जो है आप देखिए, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ रहा है, सरकारें बड़ा गर्व करती है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इतना बढ़ रही है, लेकिन आप गर्व करने के पीछे आप देखो व्हाट इज द कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर सच डेवलपमेंट। कॉस्ट ये है कि इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस के उत्सर्जन बढ़ रहा है, इमिशन बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा इमिशन जो है उसके कारण प्रदूषण तो हो ही रहा है। आप देखिए कि नासा का एक रिपोर्ट है कि 1950 के आसपास हमारे वायुमंडल में जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी मात्रा जो है 300 पार्ट पर मिलियन थी, 300 पार्टिकल पर मिलियन। ये आज बढ़ के 420 हो गई है, 420 ppm हो गई है। तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है साहब। अब अगर इतनी तेजी से इन गैसेस का उत्सर्जन बढ़ेगा, आप बिजली हम बहुत उपयोग कर रहे हैं, बढ़िया एसी चला रहे हैं, जितनी बिजली का खपत हो रही है देश और राज्य उतना विकसित माना जाता है। किसी राज्य के विकसित होने का मापदंड माना जा रहा है कि आप कितनी बिजली उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उसके लिए आप कितनी बड़ी एनवायरमेंटल कीमत चुका रहे हैं। आप देखिए कि जितनी बिजली बनेगी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग मेड फ्रॉम थर्मल पावर, कोयला जला रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट के कंट्री होंगे जिनके पास ज़्यादा तेल होगा वो पेट्रोल जला रहे होंगे, डीजल जला रहे होंगे, लेकिन इन सबसे कार्बन की मात्रा बढ़ रही है साहब, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है, और कार्बन का उत्सर्जन जितना ज़्यादा होगा आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है साहब। आप देखिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ऐसा उसी नासा की रिपोर्ट में ही ऐसा वर्णन है। हालांकि नासा स्पेस से रिसर्च काम करता है, स्पेस रिसर्च से काम करता है, पर यहाँ पर भी उसकी स्टडी है कि पिछले एक शताब्दी में, पिछली एक सेंचुरी में पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1.3 डिग्री सेल्सियस एक शताब्दी में, और ये अब चेंज बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना, अभी कम समय में होता जाएगा, क्योंकि एक शताब्दी में डेवलपमेंट भी कम हुआ है, पर अब अगले 10 साल में उतना डेवलपमेंट हो जाएगा जितना एक शताब्दी में हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है कि तापमान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो माउंट हो रही है, वो बढ़ रही है। तो ये आपका अर्थ है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है और कारण हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव है। देखिए, अगर ये हो रहा है तो ये तो एक कहें कि ज्योग्राफिकल या एनवायरमेंटल फिनोमिनन है। इससे क्या बुराई है? नहीं, इससे बुराई है सब। इससे बुराई है कि इसके प्रभाव बड़े हैजार्डस होंगे, इसके प्रभाव बड़े घातक होंगे। क्या प्रभाव होगा? आप देखिए कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे ध्रुवों पर और पहाड़ों पर जमा बर्फ पिघलेगा, बर्फ की मोटाई कम हो रही है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो इनसेट ग्रह है, इनसेट है, और उसके अलावा सारी जो रिमोट सेंसिंग ग्रह है, IRS है, उन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जो है उनकी स्टडी बताती है कि भारत में जो है हिमालय पे जो ग्लेशियर है उनकी जो बर्फ जमी उसकी मोटाई कम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो बर्फ पिघल रही है वहां की, ग्लेशियर नष्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर जो है वो डिके हो रहे हैं, वो उनका क्षरण हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। तो हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं साहब, ग्लेशियर जो है वो हमारे यहाँ नदियों के स्रोत है। हमारे यहाँ जितनी भी हिमालयी नदियाँ हैं, भारत की बात कर लें, वैसे तो ये वैश्विक समस्या है, पर भारत की बात कर लें तो हमारे यहाँ जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी हिमालयी नदियाँ जो है इनका सोर्स है ग्लेशियर। आपने सुना होगा गंगा निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना निकलती यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो ग्लेशियर है, अगर ग्लेशियर नष्ट हो गए तो नदियाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी समस्या है। तो ग्लेशियर नष्ट हो रहा है,
पर्वतों पर जमा, ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघल जाएगा, लेकिन पिघल कर जाएगा कहाँ? पृथ्वी से बाहर तो जाएगा नहीं ना, कहाँ बढ़ेगा? ध्यान रखिए, वो बर्फ पानी के रूप में जमा हो जाएगा सागर में, महासागरों में। तो महासागरों में जल का स्तर क्या हो जाएगा? जल का स्तर, वाटर लेवल जो है ये बढ़ेगा। तो बढ़िया है वाटर लेवल बढ़ जाए, नहीं साहब, वाटर लेवल बढ़ेगा तो तट डूबेंगे, जो किनारे हैं, जो कोस्ट है, वो मर्ज हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। और अगर वो किनारे डूब गए तो पृथ्वी पर पहले से ही रहने के लिए जगह कम है, पृथ्वी पर स्थल क्षेत्र कम है। पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है वो केवल 29% है पूरी पृथ्वी के एरिया का। वो धीरे धीरे और सिकुड़ जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, रहने के लिए जगह नहीं होगी, विकास के लिए, विकास कर रहा है और विकास की जगह खत्म होती जाएगी आपकी, ध्यान रखिए। तो ये भी समस्या होगी। फिर ये कि और क्या समस्या होगी? देखिए, अगर जल स्तर बढ़ेगा तो किस लिए? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान अगर बढ़ेगा तो आप देखिए कि पर्यावरण को नुकसान होगा, कई पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएंगे, इकोलॉजिकल सिस्टम नष्ट हो जाएंगे। खासतौर पे जो ठंडे प्रदेशों के हैं, जो आर्कटिक के हैं, जो अंटार्कटिका के हैं, जो साइबेरिया के हैं, जो ग्रीनलैंड के हैं, ये सारे इकोलॉजिकल सिस्टम नष्ट होंगे। और जब ये नष्ट होगा तो जैव विविधता को नुकसान होगा। आज तरह तरह के जीव इन पारिस्थितिकी तंत्र में बसते हैं। देयर इज ए ह्यूज बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन दीज एरियाज। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इट इज प्रोवाइडिंग ए नेचुरल हैबिटेट फॉर डिफरेंट एनिमल्स, फॉर डिफरेंट लिविंग थिंग्स। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सरीसृप सब इनमें रह रहे हैं। अगर आप देखिए, आज बर्फ है इसलिए पोलर बियर है, बर्फीले क्षेत्र है इसलिए पेंगुइन है, इसलिए रेनडियर है। पर जब कल ये बर्फीले क्षेत्र खत्म हो जाएंगे, सब बर्फ ही खत्म हो जाएगी, तो ना तो रेनडियर होगा, ना पेंगुइन होगा, ना पोलर बियर होगा, ना सील होगी, ऐसे कई जीव नष्ट हो जाएंगे। और ये जीव नष्ट नहीं होंगे, कई कृषि को भी नुकसान होगा, ध्यान रखना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ कई फसलें ऐसी होती जो बहुत कम तापमान में होती है। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, एप्पल, सेब ले लीजिए, आप जो है आड़ू ले लीजिए, ऐसे कई फल, केसर है, ऐसे कई, अखरोट है, ऐसे कई फल है, फसलें हैं जो ठंडे तापमान में ही होती है, ठंडे वातावरण में ही होती है। तो वो सब नहीं हो पाएगी और फिर रोग विकसित होंगे। तापमान बढ़ेगा तो आज जरा से कोरोना ने पूरा हिला के रख दिया है। तापमान बढ़ेगा तो तरह तरह की स्किन डिजीज़ होगी, तरह तरह के वायरस डेवलप होंगे, क्योंकि बढ़ते तापमान में ही सबसे ज़्यादा वायरस और बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, ये साइंस कहता है। तो तापमान बढ़ेगा तो तरह तरह के रोग विकसित होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ विल बी डेवलप्ड, जो ह्यूमैनिटी के लिए ही खतरा बन जाएगी। तो ये भी खतरा है। फिर एक बड़ा काल्पनिक सा मामला है, लेकिन है इंटरेस्टिंग, कि साहब जब बर्फ पिघल जाएगी तो पृथ्वी पर जो भार का वितरण है, अभी देखिए एक बड़ी मात्रा में भार बर्फ के रूप में जमा है दोनों ध्रुवों पर, वो सारा बर्फ पिघल के समुद्र के बीच में आ जाएगा। तो पृथ्वी पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है, भार का वितरण है, वो गड़बड़ाएगा। और वो अगर गड़बड़ाएगा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी की गति ही प्रभावित हो जाए, पृथ्वी की गति दुष्प्रभावित हो। तो पृथ्वी की गति प्रभावित हो सकती है फ्रेंड्स। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो हमारे पोल्स हैं, जो हमारे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनकी पोजीशन बदल रही है। ग्लोबल वार्मिंग में बी वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है कि वो जो है डिविएशन ऑफ पोल्स हो रहा, जो ध्रुवों का विक्षेपण हो रहा, वो भी इसके कारण हो रहा। तो ये सारी समस्याएं हो रही है या हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न ये है कि इसका हल क्या है। देखिए, हल जो है तो स्पष्ट, पर उसका क्रियान्वित करना मुश्किल है। जैसे कई बार जो थोड़े मोटे लोग होते हैं उनको कहा जाता है भाई वजन घटाना आसान है, खाना कम कीजिए, फैट्स कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो सॉल्यूशन तो बताना तो आसान है, पर करने में मुश्किल हो रही है।
ये यहाँ पर हो रहा है कि भैया इसका हल क्या है। हल तो बहुत आसान है, आप जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका उत्सर्जन कम कर दीजिए, उनका एमिशन कम कर दीजिए, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कम कर दीजिए, आप साइकिलिंग पर आ जाइए, आप पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन कम कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या संभव है? ध्यान रखिए इस पर। ये जो है, मान लीजिए भारत कर भी ले ऐसा या अमेरिका कर ले ऐसा, तो इससे थोड़ी होगा। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है, विश्व की समस्या है, तो द एंटायर वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रीब्यूट इट। सभी को इसमें योगदान देना पड़ेगा। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं इस समस्या पर विचार के लिए। कई सम्मेलन हुए, आप देखिए 1992 में एक रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में है, यहाँ पर जो है एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसको अर्थ समिट कहा गया, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इसके बाद बहुत सारे सम्मेलन हुए ऐसे, कोपेनहेगन में हुआ, डेनमार्क में। आप देखिए 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था एक जापान में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो सम्मेलन। वहाँ पर एक संधि हुई थी, समझौता हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद बाली में हुआ, बाली में भी एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया कि कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको बाली रोड मैप कहा जाता है। ये 2007 का है, ये 1997 का है, ये 2007 का है। इसके बाद पेरिस में सम्मेलन हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट, और अभी 2019 में न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुआ। तो ऐसे कई सम्मेलन हुए, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं, सभी देश मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, और इसमें कुछ हल भी निकले हैं, कुछ ऐसा निकला भी है कि भाई ये करना चाहिए। जैसे क्योटो में, जो क्योटो प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा था, क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया कि सभी देशों को अपने यहाँ कार्बन गैसेस का उत्सर्जन जो है 1990 के लेवल से भी नीचे लेके आना है, 5% बिलो दैट ऑफ 1990। द इमिशन ऑफ कार्बन विल हैव टू ब्रिंग 5% बिलो द लेवल ऑफ 1990। हर देश को अपने 1990 के से भी 5% कम करना चाहिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया। और उसके लिए फिर कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, इनका भी प्रचलन हुआ। अब कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन क्रेडिट मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा, आगे किसी वीडियो में हम जरूर देखेंगे, आप देखते रहिए। कार्बन ट्रेडिंग और क्रेडिट क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस पर चल रहा है कुछ, लेकिन होता यह है कि बड़े विवाद से हो रहे हैं। विकसित देश जो है वो इस पर उनका अपना राग है, विकासशील देशों का अपना राग है। विकासशील देशों का ये कहना है कि विकसित देशों ने सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज चलाए हैं, वही सबसे ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स बना रहे हैं, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इन सब का उत्सर्जन हो रहा है। तो उनको इसके लिए कार्य करना चाहिए। चूँकि छोटे देशों को तो ये सब करने के लिए अपने टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, अपने उद्योगों में चेंज करना पड़ेगा। आप देखिए कि आजकल सभी जगह वो जो आपने सुना होगा BS6, BS4, BS5 ऐसे लेवल है गाड़ी के, ऐसी गाड़ियाँ आ रही है जो कम कार्बन गैसेस का, कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी में चेंज करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी में चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो विकासशील देशों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी में, इस पैसे में हेल्प करनी चाहिए विकसित देशों की, क्योंकि इस पूरे जो विनाश हुआ है, ये जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें ज़्यादा योगदान उनका है और उन्हीं ने इससे लाभ कमाया है। तो आज उनको इसकी कीमत चुकानी चाहिए, लेकिन विकासशील देश इसके लिए तैयार नहीं है। कई बार अमेरिका का हट होता है, कई बार रूस का हट होता है। तो इस कारण जो है ये अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है, पर इसको करना ही होगा, अदरवाइज पूरी ह्यूमैनिटी, मानव का अस्तित्व ही क्या होगा, खतरे में होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग की आज हमारा लेक्चर था। हमने इसमें पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव है और इसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसे बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइए, ताकि नियमित रूप से जो नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।